नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। आप सभी लोगों ने सीबीआई के बारे में सुना होगा, आईबी के बारे में सुना होगा। ठीक उसी तर्ज पर दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। 26/11 अटैक आप सबको याद होगा, 2008 जब हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर अटैक हुआ। उसके बाद हमारे देश को लगा कि हमारे देश में भी कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कस पाए। इसके लिए आपका 2008 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कराया गया, NIA एक्ट 2008, और उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं NIA के बारे में। ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, NIA का जन्म जैसा कि मैंने बताया 2008 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए NIA एक्ट 2008 के तहत हुआ। दोस्तों, ये एक तरह की सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है किस तरह के ऑफेंसेस को। मान लीजिए कि देश की सिक्योरिटी, देश की संप्रभुता या देश की इंटीग्रिटी पे अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर NIA काम करेगी। अगर मान लीजिए किसी राज्य की सिक्योरिटी पे कोई दिक्कत आती है या मान लीजिए फॉरेन स्टेट से रिलेशन में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर NIA सुओ मोटो लेगी, मतलब अपने आप उस मैटर को डील करेगी। दूसरा, अगर किसी एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से रिलेटेड कोई क्राइम होता है या किसी भी तरह की सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, मतलब मान लीजिए हो सकता है कि फॉरेन नेशन का कोई भी बंदा हमारे देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को चुराना चाहता हो या उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता हो, तो भी NIA इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। NIA को रोकना, NIA इस क्राइम को रोकेगी और इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। और दोस्तों, अगर हमारे देश की करेंसी जालसाजी हो रही है, हमारे देश के रुपयों का, करेंसी का, तो उसको भी NIA ही देखेगी। ये सारे के सारे ऑफेंसेस अगर होते हैं तो इन्वेस्टिगेट करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव और हैं। कॉम्बैट टेरर इन इंडिया, भारत के अंदर आतंकवाद को रोकना, और ये एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करती है। और याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को टेरर केस, आतंकवाद केस से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी राज्य की ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों का कुछ भी इनको टिप मिलता है तो ये यूपी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेंगे कि हम आपके राज्य में आकर इन्वेस्टिगेट करें या ना करें। सीधे घुसेंगे यूपी के अंदर और इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसी राज्य से परमिशन लेने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करते हैं। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 8 रीजनल ऑफिस हैं पूरे के पूरे भारत में। इनको हेड करता है, NIA का हेड कौन होता है दोस्तों? इंडियन पुलिस सर्विस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट। एंड दोस्तों, ये अपना एक NIA मोस्ट वांटेड लिस्ट मेंटेन करते हैं। मतलब कहते नहीं है कि इस तरह इंटरपोल की लिस्ट होती है। इंटरपोल की लिस्ट में पहले नंबर पर पाब्लो एस्कोबार एक वक्त में था, फिर दाऊद इब्राहिम तीसरे चौथे नंबर पर था। ठीक उसी तरह NIA भी अपना मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाती है। और दोस्तों, इसके जो 8 रीजनल ऑफिस हैं वो भारत के कई सारे इलाके में हैं। हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। तो ये 8 जगह हैं जहां इनके रीजनल ऑफिस हैं और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि NIA का गोल क्या है। किसी भी संस्था का एक गोल होता है। NIA का गोल क्या है? पहला, भारत के संविधान की रक्षा करना और भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करवाना। दूसरा, किसी भी
शेड्यूल ऑफेंसेस, हर संस्था की दोस्तों अपनी एक शेड्यूल ऑफेंसेस होती है। मतलब कि मान लीजिए कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर संस्था को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिए जाते हैं। अब सीबीआई, एनआईए दोनों को एक तरह के ऑफेंस को तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं दे सकते, तो शेड्यूल ऑफेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि अगर इनके सामने किसी भी तरह का शेड्यूल ऑफेंसेस निकल कर आता है तो वो इसको बहुत ही प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करते हैं और जितने भी लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। और इनको बनाने के पीछे का एक कारण और है, स्पीडी एंड इफेक्टिव ट्रायल, जल्दी और अच्छा ट्रायल। और दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे देश की दूसरे राज्यों को और हमारे देश में जितने भी एजेंसीज़ हैं, अदर एजेंसीज़ हो गई लाइक आईबी हो गई, सीबीआई हो गई, टेरर रिलेटेड कोई भी केस होगा तो एनआईए इनका साथ देगी, इनकी मदद करेगी। एंड इनकी प्राइम इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनके ह्यूमन राइट की और डिग्निटी की प्रोटेक्शन करना, ये इनका प्राइम इम्पोर्टेंस है। अब आता है दोस्तों कि शेड्यूल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं एनआईए के। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनआईए के शेड्यूल ऑफेंसेस में आपके कुछ आते हैं लाइक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जिक्र इधर बीच न्यूज़ में सुना होगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जितने भी आपके महबूबा हैं, ये जितने भी आपके अब्दुल्ला हैं, उसके बाद ये जेकेएलएफ का चीफ यासीन मलिक, ये सारे के सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट 1967 के तहत क्या है, नज़रबंद है। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलाने का काम कर सकते थे आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसीलिए इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत क्या कर दिया गया है, नज़र बंद कर दिया गया है। यासीन मलिक की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस एक्ट से रिलेटेड या एटॉमिक एनर्जी एक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है, ये शेड्यूल ऑफेंसेस में आता है एनआईए के। एनआईए इसको सुओ मोटो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। अब आता है दोस्तों मैंडेट ऑफ एनआईए। पहली बात, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि 2008 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया, ठीक है। और याद रखिएगा, ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। इनकी अपनी एक एनआईए स्पेशल कोर्ट होती है जिसमें ये अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को रखते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई इंसान अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर में दोषी पाया जाता है और भी किसी भी तरह के शेड्यूल ऑफेंसेस के अंडर में दोषी पाया जाता है, तो एजेंसीज़ को सैंक्शन लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब होम मिनिस्ट्री से। एंड ये जो सैंक्शन होती है ये यूएपीए सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 के तहत प्रोवाइड की जाती है। किसको? एनआईए को। और इनका काम, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, कि बिना स्टेट की परमिशन की ये क्राइम रिलेटेड, टेरर रिलेटेड आपके जितने भी क्राइम हैं उनमें ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। किसी भी राज्य की चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। अगला है दोस्तों रिसेंट अमेंडमेंट। 2019 में दोस्तों एनआईए के बिल में अमेंडमेंट हुआ, जिसको एनआईए बिल 2019 लाया गया, जिसके तहत कुछ चीज़ें और इनके शेड्यूल ऑफेंसेस में, इनके लिस्ट में, उनके ऑफेंसेस के लिस्ट में जोड़ दी गई जिनको ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर किसी को ख़रीदा बेचा जाता है, इंसानों को जो जिस्म फरोशी धंधे के लिए लड़कियों को बेचा ख़रीदा जाता है, ठीक है। अगर जालसाजी होती है किसी भी बैंक नोट वगैरह की, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्राइम है तो एनआईए आपका इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एंड किसी भी तरह के प्रोहिबिटेड आर्म्स को मैन्युफैक्चर करना या बेचना। चौथा, साइबर टेररिज्म। एंड पांचवा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के तहत अगर किसी भी तरह का क्राइम होता है तो एनआईए डायरेक्टली इसको इन्वेस्टिगेट करती है। अगला है दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनआईए, ठीक है। एनआईए का जो दोस्तों ऑफिसर होता है
उसके पास पुलिस ऑफिसर के बराबर ही पावर होती है। ठीक है, अगर वो भारत के अंदर किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही पावर होगी। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई शेड्यूल ऑफेंसेस भारत के बाहर कमिट किया गया है, वो एनआईए के शेड्यूल ऑफेंसेस के अंदर में आता है, तो भी एनआईए का ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का खतरा आता है, मतलब मान लीजिए किसी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर कंट्रीज से रिलेटेड किसी भी तरह का ऑफेंसेस होता है, तो एनआईए का ऑफिसर, एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो केंद्र सरकार है, एनआईए को ये डायरेक्शन दे सकती है, ये ऑर्डर दे सकती है कि आप इस पर्टिकुलर ऑफेंस जो कमिट किया गया है उस पर इन्वेस्टिगेट कीजिए। एंड दोस्तों, द स्पेशल कोर्ट इन न्यू दिल्ली विल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर दीज केसेस। और एनआईए के जो केसेस होते हैं उसमें स्पेशल कोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, उसका गठन किया जाता है। ठीक है, और स्पेशल कोर्ट इन न्यू दिल्ली, इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है इन सारे केसेस में। अब आता है दोस्तों स्पेशल कोर्ट्स, जिसके बारे में मैंने बात की। दोस्तों, एनआईए एक्ट सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती है, एक से ज़्यादा भी कर सकती है। और याद रखिएगा दोस्तों, इस कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या होगी। ये जो कोर्ट होगा इसको प्रिसाइड करेगा जज, जिसकी नियुक्ति करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन रिकमेंड लेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट के जज को नियुक्त करेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो एडिशनल जज, ठीक है, उसको भी इस स्पेशल कोर्ट में नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन लेनी ज़रूरी है। अब इन स्पेशल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन क्या है दोस्तों। सबसे पहला, इन स्पेशल कोर्ट्स के पास वो सारे पावर होंगे जो कि एक सेशन कोर्ट्स के पास होते हैं अंडर द सीआरपीसी एक्ट 1973। दूसरा है दोस्तों कि वेयर any question arises as to jurisdiction of any special court, it shall be referred to the central government whose decision in the matter shall be final। अगर स्पेशल कोर्ट के किसी भी डिसीज़न पर या किसी भी जुरिसडिक्शन पर किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है तो वो रेफ़र किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीज़न उस मैटर पे फाइनल माना जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी कुछ केसेस को, मतलब कैन ट्रांसफर अ केस पेंडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट टू another special court within that state or any other state in some exceptional cases where it is not visible to conduct a peaceful, fair, impartial and speedy trial। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक स्पेशल कोर्ट में, एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट में ये जो ट्रायल है ये फेयर नहीं हो सकता या पीसफुल नहीं हो सकता या इम्पार्शियल नहीं हो सकता, तो वो एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। हो सकता है दोनों स्पेशल कोर्ट एक ही राज्य में हो या हो सकता है अलग अलग राज्य में हो, लेकिन एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में केस ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये केस आपका पीसफुल, फेयर, इम्पार्शियल यानी और स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है तो। और इसी तरह दोस्तों हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि वो स्टेट के अंदर, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट एक स्टेट के अंदर ही एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में एनआईए की अगर कोई केस गए उसमें स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा है फेयर, तो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है।